गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। धारामापी है क्या चीज़? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। धारामापी की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है या इसके द्वारा धारामापी के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जा सकता है। अर्थात धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, साथ ही साथ उसका मापन भी किया जा सकता है। धारामापी दो प्रकार के होते हैं। एक है चल चुंबक धारामापी और एक है दूसरा है चल कुंडली धारामापी। चल चुंबक धारामापी में चुंबक विक्षेपित होता है और चल कुंडली धारामापी में कुंडली विक्षेपित होता है। इस प्रकार से धारामापी का जो मुख्य भाग जो होता है वो कुंडली और चुंबक ये दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। चल चुंबक धारामापी के प्रकार हैं स्पज्या धारामापी, हेल्महोल्ट्ज धारामापी, स्थैतिक धारामापी। अब हम चल चुंबक धारामापी के एक प्रकार देखते हैं। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं स्पज्या धारामापी का। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का। स्पज्या धारामापी चल चुंबक धारामापी का एक प्रकार है। चल चुंबक मीन्स यहां पर चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा, चुंबक में विक्षेप होगा, और साथ ही साथ स्पज्या धारामापी स्पज्या के नियम पर आधारित होता है। टेंजेंट आप लोगों ने पढ़ा है, तो इस स्पज्या के नियम पर ये कार्य करता है। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला है वृत्ताकार कुंडली और दूसरा है दिक्सूचक, या इसको कहा जाता है दिक्सूचक बॉक्स। दिशा सूचक, दिशा को बताने वाला दिक्सूचक बॉक्स। तो ये स्पज्या धारामापी में दो भाग होते हैं, वृत्ताकार कुंडली, दिक्सूचक बॉक्स। सबसे पहले अपन वृत्ताकार कुंडली की बनावट को देखते हैं। वृत्ताकार कुंडली एक्चुअल में किसका बना हुआ होता है? लकड़ी या पीतल का एक वृत्ताकार ढांचा होता है। इस टाइप का ऐसा ढांचा होता है। इस ढांचे पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। तांबे के पृथक्कृत तार को लपेटकर बनाई जाती है। चलो इसका अपन सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लें स्पज्या धारामापी का। इसको मैं बताता हूँ। ये वृत्ताकार कुंडली होती है।
इस टाइप की इसकी जो बनावट होती है। इसमें ऐसा समतलकारी पेंच लगी होती है। यहाँ पर 4 संयोजी पेंच लगे होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसी बनावट होती है इसकी। तो सबसे पहले अपन इसका जो भाग है वृत्ताकार कुंडली को देखते हैं। वृत्ताकार कुंडली तांबे या पीतल का एक वृत्ताकार ढांचा होता है। ऐसा वृत्ताकार ढांचा मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। उसमें तांबे के तार को, तांबे के जो पृथकित तार है उसको बहुत सारा उसमें लपेट कर बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे तार ऐसा अंदर में ऐसा लिपटा हो रहता है, एक दूसरे से पृथकित रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये आधार पर ऊर्ध्वाधर रहता है। देखिए यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर है ना, ऐसा ये वृत्ताकार जो कुंडली है आधार पर ऊर्ध्वाधर रहता है और इसको हम ऊर्ध्वाधर ऐसा घुमा सकते हैं। आधार के पैता ऐसा इसको ये ऐसा है ना, ये समझ में आ रहा नहीं है, इसको हम ऐसा ऐसा घुमा सकते हैं। ऊर्ध्वाधर के पैता इसको घुमाई जा सकती है। इसमें प्राय फेरों की संख्या 552 होती है। फेरों की संख्या मतलब जो तांबे के तार जो लपेटा गया है उसकी संख्या कितनी होती है? 552। हम चाहते हैं कि इसमें 500 फेरों में धारा प्रवाहित हो या 50 में धारा प्रवाहित हो या 2 में। अपनी इच्छा अनुसार हम इस कुंडली में से होकर हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। यहाँ पर 4 संयोजक पेंच होते हैं। इसी 4 संयोजक पेंच में 2 संयोजक पेंच को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उनके बीच अंकित, जैसे ये 2 अंकित है मान लो, तो ये 2 फेरे में होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये हो गया वृत्ताकार कुंडली। दूसरा इसका मुख्य भाग होता है दिक् सूचक बॉक्स। दिक् सूचक बॉक्स मीन्स दिशा को बताने वाला। दिक् सूचक बॉक्स भी किसका बना हुआ होता है? पीतल या एस्बेस्टस का, एबोनाइट। ये भी चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ होता है। इसके अंदर इसकी बनावट इस प्रकार से होती है, ऐसा बॉक्स होता है। इसके अंदर केंद्र पर एक चुंबकीय सुई एक चूल पर आधार पर, ऐसा चूल है ना, ऐसा चूल बोलते हैं अपन, उस पर ऐसा लटकी हुई होती है। चुंबकीय सुई के लंबवत एक संकेतक लगा हुआ होता है जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। ये जो संकेतक बना हुआ होता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। और इस दिक् सूचक बॉक्स में पैमाना रहता है जिसमें ये दिक् संकेतक घूमता है। ये 0 to 90 ऐसा, 0 से 90 4 बराबर भागों में बटा रहता है। 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90 ऐसे 0 से 90 डिग्री पे ऐसा 4 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। इसके नीचे समतल दर्पण लगे हुए होते हैं। समतल दर्पण इसलिए लगे हुए होते हैं जब हम रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग नोट करते हैं तो संकेतक के जो प्रतिबिंब जो है, ये संकेतक है, इसका जो प्रतिबिंब है हमको दिखाई न दे, तो इससे क्या होगा,
जो पाठ्यांक हमको जो प्राप्त होगा वो एकदम सही पाठ्यांक प्राप्त होगा। मतलब जो विक्षेप नोट करने में त्रुटि न हो, इसलिए इसके नीचे दर्पण लगा हुआ होता है और ये पूरा बॉक्स के ऊपर एक कांच से ढका हुआ होता है। कांच से ढकी होने की वजह से इसके ऊपर धूल इत्यादि कण का या हवा इत्यादि का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो गया दिक्सूचक बॉक्स की बनावट। दिक्सूचक बॉक्स को इस धारामापी में कुंडली के बीचों बीच एक खांचा बना रहता है। इसको कहाँ पर फिट करते हैं? यहाँ पर फिट करते हैं। ये देखिए चित्र में, इसकी जो चुंबकीय सुई है कहाँ पर आ जाता है? धारा, ये जो वृत्ति कुंडली है इसके केंद्र पर चुंबकीय सुई स्थापित हो जाता है। ऐसा हम इसको लगा देते हैं। इसकी बनावट ऐसी रहती है कि जब दिक्सूचक बॉक्स को हम खांचा पे फिट कर देते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो चुंबकीय सुई है इसके केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर ही ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब हम इसका जो है समायोजन को देखते हैं। समायोजन किस प्रकार से धारामापी को समायोजित करते हैं। धारामापी को समायोजित करना या समायोजन, जैसा भी बोल लीजिए, समायोजन। एक चीज और बताना भूल गया था मैं, यहां पर आधार में समतलकारी पेंच लगी होती है जिसके द्वारा इसको लेबलिंग किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका समायोजन। स्पीड लेवल को हम सबसे पहले कहां पर रखते हैं? दिक्सूचक बॉक्स के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि ये समतल है कि नहीं। पहला काम, अगर समतल नहीं है तो समतलकारी पेंच की सहायता से उसको कम ज़्यादा करेंगे। फलस्वरूप ये जो है क्षैतिज में स्थापित है कि नहीं, ये हमको देखना है, समतल करना है। पहला सबसे काम समतल करते हैं। फिर इस धारामापी को चुंबकीय याम्योत्तर में एडजस्ट करते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर मालूम है आप लोगों को, उत्तर दक्षिण दिशा। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसको हम उत्तर दक्षिण दिशा में एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा करते हैं तो ये चुंबकीय सुई जो है आपको मालूम है, इसको हम जैसे ही रखेंगे धारामापी को, इस वजह धारामापी को, तो इसकी जो सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है तो ये जो वृत्ताकार कुंडली को इतना घुमाते हैं कि ये जो उत्तर दक्षिण दिशा के ये समानांतर हो जाए, सुई की ये समानांतर हो जाए। ऊपर से देखने पर सुई हमको दिखाई न दे, उसी के समानांतर दिखाई दे। इस प्रकार से ये जो धारामापी है चुंबकीय याम्योत्तर में एडजस्ट हो जाता है। अब क्या करते हैं, वृत्तीय पैमाना को हम इतना घुमाते हैं, यहाँ पर अंदर में दिक्सूचक बॉक्स है उसके जो पैमाना को इतना घुमाते हैं कि संकेतक जो है कहाँ पर आ जाए? शून्य पर आ जाए, जीरो पर आ जाए। इस प्रकार से हम इसको सामान्य रूप से चुंबकीय याम्योत्तर में एडजस्ट कर देते हैं। और अच्छी तरह से इसको और शुद्ध रूप से हमको रिजल्ट प्राप्त करना है, इसके लिए एक सर्किट पे हम इसको लगा देते हैं और इसके द्वारा भी हम इसको अच्छे से समायोजित कर सकते हैं। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, ये एक सर्किट है, ई एक सेल है, ये RH एक धारा नियंत्रक है और ये यहाँ पर एक, दो, तीन और ये 4। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है दिक् परिवर्तक, दिशा को बदलने वाला। धारा की दिशा को बदला जाता है इस कुंजी के द्वारा
तो E एक सेल है, R एक धारा नियंत्रक है, TG जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 और 3 को लगाते हैं। कुंजी 1 और 3 को हम लगाते हैं। 1 और 3 को लगाने के पश्चात हम धारा मापी में विक्षेप को नोट करते हैं। θ1 को नोट करते हैं। θ1 को नोट करने के पश्चात हम 1-3 को लगाए, विक्षेप नोट किए, फिर 2-3 को लगाते हैं, फिर विक्षेप को नोट करते हैं। सबसे पहले क्या किया, 1-3 को लगाया, प्लग 1 और 3 को लगाया, विक्षेप θ1 मान लो 60 डिग्री आ गया सपोज। अब 2-4 को लगाएंगे, θ2 मान लो 50 आ गया। तो जिस दिशा में ज़्यादा विक्षेप आ रहा है उस दिशा में उपकरण को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। हम इस प्रकार से तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि दोनों पर का विक्षेप बराबर नहीं आ जाता। जब दोनों स्थिति में विक्षेप बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि ये स्पर्शा धारामापी अब चुंबकीय याम्योत्तर में एडजस्ट है, समायोजित है, अच्छे से समायोजित है। इन दोनों कंडीशन के द्वारा दोनों स्थिति पर हम चुंबकीय याम्योत्तर को समायोजित कर सकते हैं। अब हम आगे इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। स्पर्शा धारामापी का सिद्धांत। सबसे पहले अपन ये चित्र बना लिए ऐसा, इधर इसको बी ले लेते हैं। ये पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता है, मान लो स्पर्शा धारामापी के कुंडली का तल चुंबकीय याम्योत्तर में है। हम पहले एडजस्ट कर चुके हैं इसको। चुंबकीय याम्योत्तर मीन्स उत्तर दक्षिण दिशा में। इसकी त्रिज्या R है, जो कुंडली है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इसमें फेरों की संख्या n में I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली को हमने कैसा एडजस्ट किया है, चुंबकीय याम्योत्तर में हमने एडजस्ट किया है। इसमें फेरों की संख्या मान लो n है और बहने वाली धारा स्मॉल I के बराबर है, तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली
के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम पहले निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं। B इक्वल टू होता है μ0/4 2π NI/R। हम पहले निकाल चुके हैं कि किसी वृत्ताकार कुंडली में यदि I धारा प्रवाहित होती है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है μ0/4π 2π NI/R। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0 NI/2R वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अर्थात जो स्पर्शजा धारा मापी है उसकी कुंडली में I धारा प्रवाहित होती है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न, जैसे कुंडली है तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। वृत्ताकार कुंडली इस टाइप का है जो चित्र में मैंने बताया, तो उसके केंद्र पर B इक्वल टू μ0 NI/2R वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि हम इसको चुंबकीय उत्तर में अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में इसको एडजस्ट किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पूर्व पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, पूर्व पश्चिम दिशा में कैसे, जैसे देखिए अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर होगा, इस टाइप का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 1 से इस टाइप का धारा की दिशा ये है, तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर होगी, लेकिन ये कैसा रखा हुआ है, उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर B की जो दिशा होगी वो पूर्व पश्चिम दिशा में होगी। इस प्रकार जो चुंबकीय सुई है उस पर दो क्षेत्र कार्य करेंगे। एक पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, इसको पर ऐसा बता दें, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट। चुंबकीय सुई पर दो क्षेत्र कार्य करेंगे। दो क्षेत्र कौन कौन सा होगा, पहला है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H, इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, चुंबकीय यामोत्तर में, या इसको अपन बोल सकते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में। दूसरा है कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, इसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय यामोत्तर की लंबवत या पूर्व पश्चिम। के लंबवत या इसको अपन बोल सकते हैं पूर्व पश्चिम दिशा में।
तो ये जो चुंबकीय सुई है, इस स्पर्शिया धारामापी में जो दिक् सूचक में बीच में चुंबकीय सुई रखा हुआ है, उस पर दो क्षेत्र कार्य करते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H उत्तर दक्षिण दिशा में, कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B पूर्व पश्चिम दिशा में। यहाँ पर चित्र को देखिए, ये चुंबकीय सुई है, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H और यह है चुंबकीय क्षेत्र B। यदि संतुलन की स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र H, जो सुई जो है संतुलन की स्थिति में H के साथ कोण थीटा बनाता है, यदि की स्थिति में सुई क्षेत्र H के साथ कोण, यहाँ पर कितना बनाता है, कोण थीटा बनाए। चित्र में देखिए, H के साथ ये सुई है, कोण थीटा बनाए, तो स्पर्शिया के नियम से, स्पर्शिया का नियम क्या है, B बराबर होता है H tan थीटा। ये स्पर्शिया का नियम है, B बराबर होता है H tan थीटा। समीकरण नंबर 1 से मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर 1 से मान रख दीजिए। B का मान कितना है, म्यू 0 NI/2R है, म्यू 0 NI/2R इक्वल टू H tan थीटा। हमने क्या किया, 1 से B का मान हमने यहाँ पर रख दिया, इसको और आगे हल कर देते हैं। या इसको और इस रूप में लिख सकते हैं अपन, I बराबर, I को एक तरफ कर लीजिए, I बराबर H या 2RH, I बराबर RH बटे म्यू 0 N इंटू tan थीटा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या प्राप्त किया, I बराबर हमको मिला 2RH अपान म्यू 0 N tan थीटा, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है I बराबर H अपान G tan थीटा। हम ये सब की जगह क्या रख दिए, G रख दिए, जहां G इक्वल टू होगा म्यू 0 N बटे 2R। G का मान हमने यहाँ पे रखा, G इक्वल टू म्यू 0 N बटे 2R। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, बराबर ये नियतांक राशि है, म्यू 0 ऑलरेडी नियतांक है, N भी फेरों की संख्या भी नियत है, R भी नियत है। किसी स्पर्शिया धारामापी के लिए ये पूरी राशि नियत है, इसको कहा जाता है धारामापी नियतांक। क्योंकि किसी भी धारामापी के लिए क्या है, ये चीज फिक्स है, N फेरों की संख्या उसकी नियत होगी, उसके जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी जो त्रिज्या नियत होती है, अर्थात N और R जो है धारामापी पर निर्भर करता है। इसलिए हम इस G को कहा जाता है धारामापी नियतांक कहते हैं। पुनः समीकरण नंबर 3 से इस समीकरण नंबर 3 से इसके जगह एक हम नई कांस्टेंट ले लेते हैं, नई नियत राशि ले लेते हैं, I बराबर K tan थीटा। ये समीकरण नंबर
हम इसको 4 दे देते हैं, जहाँ k बराबर k इक्वल टू क्या है, देखिए जहाँ k बराबर h अपान जी, k का मान h अपान जी है, h अपान जी बराबर 2RH अपान म्यू 0 n। इसको कहा जाता है किसी स्थान पर दिए गए धारा मापी के लिए इसका मान नियत रहता है। किसी स्थान पर दिए गए धारा मापी के लिए ये पूरी राशि नियत रहती है। पृथ्वी की क्षैतिज स्थिरता एक जगह जो है ये नियत रहेगी, अर्थात इसको कहा जाता है स्पर्शा धारा मापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। k को कहा जाता है का परिवर्तन गुणांक कहते हैं k को। ठीक है, k इक्वल टू क्या प्राप्त किया हमने, h अपान जी बराबर 2RH अपान क्या मिला, म्यू 0 n। किसी स्थान पर दिए गए धारा मापी के लिए ये नियत राशि होती है, नियत रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्पर्शा धारा मापी का परिवर्तन गुणांक कहा जाता है, रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। अतः समीकरण नंबर 4 से I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, निश्चित तौर पे हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है, I प्रोपोर्शनल टू k tan थीटा। अतः स्पर्शा धारा मापी में प्रवाहित धारा चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप के स्पर्शा के अनुक्रमानुपाती होती है। स्पष्ट है यहाँ पर I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, थीटा क्या है, चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप है। हम यदि स्पर्शा धारा मापी में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें उत्पन्न विक्षेप प्रोपोर्शनल कितने के बराबर है, tan थीटा के बराबर है। अतः स्पर्शा धारा मापी में प्रवाहित धारा चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप के स्पर्शा के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही जो है स्पर्शा धारा मापी का सिद्धांत है। यही इसी को कहा जाता है, इसी को बोलते हैं स्पर्शा धारा मापी का सिद्धांत है। अर्थात I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा मीन्स, एक बार और सुन लीजिए, स्पर्शा धारा मापी में प्रवाहित धारा चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप थीटा के स्पर्शा के अनुक्रमानुपाती होता है। थीटा उसका विक्षेप है तो उसके जो है उत्पन्न विक्षेप की स्पर्शा के अनुक्रमानुपाती होती है। यही धारा मापी का सिद्धांत है। हम यहाँ पर परिवर्तन गुणांक को परिभाषित करेंगे। हमको मालूम है I बराबर k tan थीटा, k क्या चीज है, परिवर्तन गुणांक है। यदि थीटा इक्वल टू कितना हो, 45 हो, तो I बराबर k। थीटा इक्वल टू 45 मीन्स चुंबकीय सुई में यदि 45 डिग्री का विक्षेप हो तो स्पर्शा धारा मापी में बहने वाली धारा ही k के बराबर है। यहाँ पर हमने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, थीटा बराबर 45 आ रहा है। चुंबकीय सुई में यदि कितनी, थीटा इक्वल टू कितना पैदा हो रहा है, 45,
तो I ही K है। अर्थात यदि स्पज्या धारा मापी में बहने वाली धारा K के बराबर हमको कब प्राप्त हो रहा है, जब विक्षेप थीटा हो, अर्थात इतनी धारा प्रवाहित हो कि चुंबकीय उत्पन्न विक्षेप 45 डिग्री के बराबर हो, क्योंकि हमको मालूम है tan 45 इक्वल टू 1 होता है। तो जो प्रवाहित धारा होगी वही परिवर्तन गुणांक के बराबर होगा, और ये परिवर्तन गुणांक को हम एम्पियर के रूप में मापते हैं। इस प्रकार से इस धारामापी का सिद्धांत हमने प्राप्त किया। अब हम देखते हैं इसकी सुग्राह्यता। इस स्पज्या धारामापी की सुग्राह्यता से मतलब यह है कि वो कम से कम प्रबलता की धारा को वो अच्छे से माप सके। यदि धारामापी में थोड़ी सी प्रबलता की धारा प्रवाहित हो और उसके जो कुंडली में विक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि उसकी सुग्राह्यता अधिक है। अर्थात सुग्राह्यता S बराबर होता है थीटा बटे I, जहाँ पर थीटा है चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप और I है बहने वाली धारा। किंतु हमको मालूम है I बराबर होता है K tan थीटा, मान रख दीजिए। तो S बराबर थीटा अपान K tan थीटा। S को ज़्यादा होने के लिए K के मान को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। S उसकी सुग्राह्यता है। हम चाहते हैं कि धारामापी की सुग्राह्यता अच्छी हो, अधिक हो, तो उसके लिए K के मान को कम होना चाहिए। और K के मान को कम होने के लिए इसको देखिए, N ज़्यादा होगा तो K कम होगा। N क्या है, वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या है। अगर N ज़्यादा होगा तो K कम होगा, K कम होगा तो S ज़्यादा होगा। अर्थात यहाँ पर फेरों की संख्या, धारामापी जो कुंडली हम लेंगे वहाँ पर फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, N अधिक होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर देखिए K प्रोपोर्शनल टू R, R ज़्यादा होगा तो K ज़्यादा होगा, R कम होगा तो K कम होगा। हमको क्या करना है, K कम प्राप्त करना है। K कम प्राप्त करने के लिए जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी जो त्रिज्या है इसको कम होनी चाहिए, R को कम होना चाहिए। अर्थात धारामापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए और जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी जो त्रिज्या है उसको कम होना चाहिए। तो ये हो गया इस स्पज्या धारामापी की सुग्राह्यता। अब हम देखते हैं इस स्पज्या धारामापी के दोष। सबसे पहला दोष, इसको चुंबकीय यामोत्तर में सेट करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है। चुंबकीय यामोत्तर में समायोजित करने के लिए बहुत समय लगता है, तो समय का यहाँ पर नष्ट होता है, समय नष्ट होता है। दूसरा, समय ज़्यादा लगता है। दूसरा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ हो तो वो पूरा का पूरा रिजल्ट को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इसको बचाकर हमें उपयोग में लाना पड़ता है। तीसरा, निर्भर धारा को इसके द्वारा नहीं मापा जा सकता।
यदि कमजोर धारा है, किसी परिपथ में यदि कमजोर धारा प्रवाहित हो रही है और उसको यदि हम इसके द्वारा मापना चाहें तो ये हम नहीं माप सकते। चौथा, आकार इसका बहुत बड़ा होता है, इसकी जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ से वहाँ ले जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और पांचवा है, चूंकि परिवर्तन गुणांक का मान k का मान, इसको बोलते हैं परिवर्तन गुणांक, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसकी वैल्यू जो है परिवर्तन गुणांक का मान अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है, तो हम एक निश्चित पैमाना लगाकर इस धारा मापी के द्वारा धारा को हम नहीं माप सकते, क्योंकि k का मान जिसको कहा जाता है परिवर्तन गुणांक, अलग अलग जगह के लिए इसका मान अलग अलग है, तो स्थायी पैमाना हम कुल मिलाकर इसमें नहीं लगा सकते। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे दोष है। आज हमने पूरे इस 1 घंटे में कालखंड में हमने धारा मापी का विस्तृत अध्ययन किया, धारा मापी के बनावट को देखा, एडजस्ट करने के तरीके को देखा, साथ ही साथ उसके सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना किया, परिवर्तन गुणांक क्या है इसको जाना, और उसकी सुग्राह्यता के बारे में भी हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ किस प्रकार से इसमें दोष है उसका भी अध्ययन किया। धन्यवाद।